हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मींस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने पे हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाई देता है और उस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे तो आपने बैक्टीरिया के जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किस तरह से बैक्टीरिया की खोज की, किस तरह से बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन किया है। तो आज हम उस पार्ट को छोड़कर आगे की बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया यूनिवर्सल होते हैं इन द सेंस कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले प्रमुख घटक जैसे कि सॉइल, वाटर एंड एयर, आप जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे ये तीनों घटक आपके साथ में चलने वाले हैं। और इन तीनों घटकों में ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमने कहा है कि बैक्टीरिया यूनिवर्सल होते हैं। इसका मीनिंग होता है कि बैक्टीरिया विश्वव्याप्त होते हैं। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है या जो सेल होती है, यह एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है यह प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का होना मीन्स क्या होता है, तो इसमें जो केंद्रक कला होती है केंद्रक कला मीन्स कि इसके जो केंद्रक के बाहर जो आवरण होता है वह इनमें नहीं पाया जाता है। और इसका जो केंद्रकीय पदार्थ जो होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, जो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है, जबकि हमने पहले बात करी है कि इसमें केंद्रक कला या केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाला जो आवरण है वह अब्सेंट होता है। और यह अब्सेंट होने के कारण इनका जो केंद्रकीय पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है यह कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। साथ ही साथ इस प्रकार की जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, अर्थात यह सब अब्सेंट होते हैं। यदि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है यह अत्यंत छोटा होता है। साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया है मोटाइल तथा नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात मोटाइल मीन्स चलायमान और नॉन मोटाइल मान मीन्स अचलायमान। तो इस तरह के बैक्टीरिया के जो कैरेक्टर्स होते हैं इनके बारे में हमने देखा। अब हम बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वह किस तरह की होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले आज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो जिसमें हम देखते हैं कि इसमें जो घटक होते हैं, पहला होता है सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये किस तरह के पार्ट्स होते हैं इनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो यह बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको तीन तरह की लेयर्स दिखाई दे रही है, एक सबसे नीचे, एक बीच में और एक उसके सबसे ऊपर। तो सबसे पहले जो बाहर का कवर है जिसे हम सेल एनवलप कहते हैं, आप बाहर की तरफ देख रहे हो उसमें कुछ धारी संरचनाएं बनी है, यह इसका बाहर का कवर है जिसे हम सेल एनवलप कहते हैं। इसे सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो सेल एनवेलप में आप देख पा रहे हैं कि इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स है। सबसे अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे निचली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच के स्ट्रक्चर को सेल वॉल तथा बाहर के स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कहते हैं। अर्थात ये जो आप बैक्टीरिया का सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यह स्ट्रक्चर सेल इन्वेलप कहलाता है। तो बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप जो कंसिस्ट होता है वह तीन प्रकार की लेयर से होता है, जिसमें पहली लेयर होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेकंड लेयर होती है आपकी सेल वॉल और थर्ड लेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें आप जो दूसरे नंबर पर जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वह है सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है
इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इसके आधार पर इन्हें हम अलग अलग दो तरह से बांटते हैं। तो जिसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, जो कि सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये सेल क्या होती है और यह किस तरह से बनी होती है। तो यह सेल दो तरह की हो सकती है। पहली जिसे हम टाइट लेयर और दूसरी स्लाइम लेयर। अब जो टाइट लेयर होती है जिसे कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दोनों से मिलकर के बना होता है। जबकि इसमें पाई जाने वाली जो स्लाइम लेयर है जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अभी जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, इसी के आधार पर इसे दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो वह किस तरह से बांटा है जिसे हम देखते हैं। तो आपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का नाम तो सुना ही होगा, जिसे कि क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा बताया गया था। तो जो क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा बताई गई जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक थी, तो इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से यदि हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या हमें फ़र्क दिखाई देता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल, यदि क्रिस्टल वायलेट से इसे ट्रीट किया जाए तो यह कलर रिटेन कर लेता है, अर्थात यह कलर का अवशोषण कर लेता है, जिसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव सेल होती है, यह जब कलर रिटेन करती है क्रिस्टल वायलेट का, तो जैसे ही क्रिस्टल वायलेट का कलर इसके द्वारा रिटेन किया जाता है तो यह हमें पर्पल कलर की दिखाई देती है। और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि ये जो बैक्टीरिया है यह कोकस है या बैसिलस है या स्पाइरिलम है। इस तरह से हम इसमें डिफरेंस दिखा सकते हैं। अब यदि हम ग्राम नेगेटिव सेल की बात करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव सेल को यदि हम क्रिस्टल वायलेट के द्वारा ट्रीट करते हैं तो यह उस क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन नहीं करती, और इसका कलर रिटेन ना करने के कारण यह हमें पिंक कलर की दिखाई देती है, जिसके कारण हम इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, इसे यदि आप डिस्टिल वाटर से यदि आप वॉश कर लेते हैं तो वॉशिंग के बाद में इसका कलर पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। अब इसका जो सबसे बड़ा कारण है इनकी सेल वॉल में जो डिफरेंस का होना, दोनों की सेल वॉल में डिफरेंस होने के कारण ही इनमें ग्राम पॉजिटिविटी और ग्राम नेगेटिविटी का गुण दिखाई देता है। तो इसकी सेल वॉल में जो मेजर डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। मतलब इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, प्रमुख इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट होता है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स होता है पॉलीसेकेराइड का एक पॉलीमर होता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की हम बात कर रहे हैं, यह पॉलीसेकेराइड का एक पॉलीमर होता है जो कि NAG तथा NAM से मिलकर बना होता है। तो NAG की यदि हम बात करें तो NAG मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन यूनिट। तो NAG एक प्रकार की एक यूनिट है जिसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन यूनिट के नाम से जाना जाता है, जबकि NAM जो होता है वह एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों की जो समानता है, इनके द्वारा जो पॉलीमर बनकर के हमें दिखाई देता है उसे हम बोल सकते हैं कि यह पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जिसे म्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो बैक्टीरियल सेल का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकेन का बनना डिपेंड करता है NAG और NAM के इक्विवेलेंट पर। तो उसी के आधार पर इनकी सेल वॉल में जो प्रमुख डिफरेंस दिखाई देता है, जिसे हम आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। मीन्स इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होती है और इसमें 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। जबकि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की यदि बात करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें 10 to 15% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जिसके कारण यह बहुत मोटी होती है। अब ग्राम पॉजिटिव जो सेल है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर धारीदार संरचनाएं प्रेजेंट होती है, जिसके कारण
हम बोल सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन में कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है और इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 15% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है और इनकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा। अब हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल वॉल का, जो स्ट्रक्चर की हम जो बात कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो भी मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, जो रेड कलर की रिंग आपको दिख रही है उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में आपको पदार्थ दिख रहा है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर हम एक बात समझ लें कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करने का काम करती है और सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक आपने सुना होगा, बहुत सारी एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन का भी नाम आप बहुत बार सुने होंगे। तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है यह बैक्टीरिया की सेल वॉल पे काम करती है और इस सेल वॉल को पूरी तरह से डिसॉल्व करती है। दूसरा एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में भी यह पाया जाता है, जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को गलाकर ही काम करता है, मीन्स पूरी तरह से उसे डिसॉल्व करने का काम करता है। अब यदि बैक्टीरिया की सेल वॉल की दूसरी तरफ हम बात करें कि इसे पूरी तरह से गला दिया जाए तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर, रेड कलर और उसके बीच में वाइट कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार की यूनिट्स होती है। यदि इसे किसी एंजाइम के द्वारा गला दिया जाए तो इसका जो बचा हुआ स्ट्रक्चर जो कहलाएगा वह प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अब साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो रेड कलर का जो रिंग है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और उस साइटोप्लाज्म में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन पदार्थों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट ये सब अब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया यदि अब्सेंट होती है तो पावर हाउस का काम कौन करेगा? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट का काम करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही अब्सेंट होगा तो यहाँ पर जो पावर हाउस का काम है वो कौन करेगा? तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है वही काम बैक्टीरिया के अंदर कौन करता है? तो उस कार्य को मेसोसोम कहते हैं। अब आप यहाँ पर रेड लाइन के अंदर एक उभरी हुई संरचना आप देख पा रहे हैं जिसे मेसोसोम्स कहा जाता है। यह मेसोसोम्स अंदर की तरफ फोल्डिंग करके सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। अब मेम्ब्रेन और इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन को रन करता है। अब यहाँ पर जो सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ने के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करते हैं जिसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। अब इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया यदि अब्सेंट है तो मेसोसोम वहाँ पे उभरी हुई संरचना बनाते हैं अर्थात सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसी बढ़े हुए सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन किया जाता है जिसके फलस्वरूप वहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होने लगता है। अब इसके बाद आपको इसी संरचना के अंदर छोटे छोटे डॉट्स आप दिखाई दे रहे हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। अब आप सबको पता है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, अर्थात यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है और अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अब ये जो प्रोटीन का निर्माण होना ये डिपेंड करता है mRNA के ऊपर, क्योंकि mRNA जो होता है वह इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इनमें 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो लॉन्ग एंड स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें 70s तथा 30s यूनिट्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वह बहुत ही सिंपल तरीके का होता है
क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने के कारण इनमें जो न्यूक्लियस के ऊपर का जो आवरण होता है वह पूरी तरह से अब्सेंट होता है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, अर्थात बिखरा हुआ होता है। जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, तथा इसका जो डीएनए होता है वह सर्कुलर डीएनए होता है। आप सेंटर पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर आपको कुछ रेशेदार घूमी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही, ये उसका डीएनए होता है। और यहाँ पर सेल इन्वेलप ना पाए जाने के कारण इनका जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए के रूप में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलर डीएनए है, चूँकि यह मेन डीएनए से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी कहते हैं। इसे हम प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली ये जो सर्कुलर डीएनए है इसका काम जो होता है यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अर्थात ये जो सर्कुलर डीएनए है जो उस बैक्टीरियल सेल को किसी भी आने वाली एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप बाहर की तरफ देख पा रहे हेयर लाइक संरचना, आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे जिसे हम पिलाई कहते हैं। आप देख रहे छोटी या बड़ी संरचना आपको दिख रही जो कि पिलाई कहते हैं। इनमें से जो छोटे पिलाई है उन्हें हम बोलते हैं फिमरी, और यह बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पर अटैच करने में मदद करते हैं। अब बैक्टीरिया की सरफेस पर जो बाहर निकली हुई जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो छोटी छोटी संरचना है जिसे हम पिलाई कहते हैं, जो किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी अनदर सरफेस पर चिपकने में, अटैच होने में मदद करते हैं। किंतु इसमें जो कुछ बड़े पिलाई है उन्हें हम एफ पिलाई या सेक्स पिलाई भी कहते हैं। इनके द्वारा दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप किया जा सकता है, जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अर्थात यह कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं। इसी कारण इसे सेक्स पिलाई के नाम से हम जानते हैं। अब आप देख पा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। ये राइट साइड में आप देख पा रहे हैं फ्लैजिलम लिखी हुई दो संरचना आपको यहाँ बाहर दिखाई दे रही है, जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। यह फ्लैजिलम एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं और इसके अलग अलग 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो यह रिंग्स होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव में जनरली 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है, ग्राम नेगेटिव में जनरली 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यह रिंग्स 2 पाई जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाई जाती है। और इनमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकला हुआ होता है, जो कि उसका फिलामेंट से लटका हुआ होता है, जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट आदि चीज़ें एब्सेंट होती है। इसके केंद्रक के ऊपर किसी तरह का आवरण नहीं पाया जाता और इसका जो डीएनए होता है वह साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, जो कि एक प्रकार का सर्कुलर डीएनए होता है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम संरचना होती है, जो उभरी हुई संरचना होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है यह हम क्रोमोसोम की हेल्प से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उभरी हुई संरचना होती है उस उभरी हुई संरचना में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन की जाती है, जिसके कारण वहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो फिलाई और पिमरी संरचनाएं होती है, जो किस तरह से किसी बैक्टीरिया को दूसरी सरफेस पर अटैच करने में मदद करता है, या ये जो फिमरी होती है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में अटैच करके एक ब्रिज का निर्माण करके जेनेटिक मटेरियल का निर्वाहन एक सेल से दूसरी सेल में कर सकते हैं, जिससे कि नई सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कहा जाता है। और इस तरह से इसमें पाए जाने वाले जो फिलामेंट्स होते हैं, यह जो फिलामेंट्स है हुक लाइक संरचना होती है, जिसमें कुछ फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिसे हम फ्लैजिलम के नाम से भी जानते हैं। एक होगा तो उसे फ्लैजिला कहेंगे और एक से अधिक होंगे तो उसे फ्लैजिलम कहेंगे। और ये जो फ्लैजिलम होते हैं उस बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रदान कर सकते हैं, जिसके कारण ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी तरल सतह पर तैर कर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में देखा
कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और वे किस तरह से वर्किंग करते हैं। थैंक यू सो मच।